तो हेलो गाइज, वेलकम टू येट अनदर ट्यूटोरियल ऑफ CSS। आज हम सेलेक्टर्स इन CSS के बारे में जानेंगे। क्या होता है सेलेक्टर्स एंड हाउ यू विल डू इट। ओके, आप कैसे सेलेक्ट करके चीज़ों को सेलेक्ट करके आप उसमें कैसे स्टाइलिंग करोगे, उसकी बात हम करने वाले हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, और उससे पहले हम यहाँ से नोट्स खोल लेते हैं, क्योंकि आपको नोट्स से बताना बहुत आसान होता है एंड आपको समझ में भी आता है ज़्यादा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सेलेक्टर्स की, तो देखो CSS सेलेक्टर्स रूल सेट होता है, उसका एक पार्ट है। ठीक है, जैसे आप कोई भी HTML एलिमेंट जो होता है उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेलेक्टर्स के बारे में, जब सिंटैक्स पढ़ रहे थे तब, कि वहाँ पे सिंटैक्स में दो पार्ट होते हैं, एक सेलेक्टर्स और एक डिक्लेरेशन। तो सेलेक्टर्स क्या करता है, एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता है। कोई हेड हो गया, हेडिंग, कोई हेडिंग हो गया, कोई पैराग्राफ हो गया, कोई डिवीजन टैग हो गया। तो आप किसी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके उसमें आप स्टाइल करते हो, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड, उसका पोजीशनिंग, ये सब चेंज करते हो, स्टाइल करते हो, जो भी आपको करना होता है अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करते हो। ठीक है, तो उसी सेलेक्टर्स की हमने बात कर रखा है पिछले वीडियो में भी। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लो, और आई होप कि आपको वो देखना चाहिए, क्योंकि सिंटैक्स अगर समझ में आएगा तब आगे सेलेक्टर्स समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम सेलेक्टर्स की बात करते हैं, और देखो सेलेक्टर्स का यूज करके ही यहाँ पे जो मैंने आपको लाइन बताया वही लिखा हुआ है कि एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स, नॉट टू मच, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही, बट हाँ 4-5 तरह के सेलेक्टर्स होते हैं जिसको आपको पढ़ना होगा, जानना होगा। तो देखो CSS एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। अब एलिमेंट सेलेक्टर कहने का मतलब वो होता है कि डायरेक्टली कोई एलिमेंट को सेलेक्ट कर ले। सपोज करो कि यहाँ पे आपको ये जो H1 आपने लिखा है, ठीक है, तो H1 जो ये दिखा रहा था, ओपन विथ लाइव सर्वर अगर आप करोगे पहले की तरह, तो ओपन अप फोल्डर और वर्क स्पेस। ओके, मेरे को फोल्डर खोलना पड़ेगा। क्लिक करके जब आप इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो ये खुलते ही आपको जो, जैसे इस बार हमने सेलेक्ट करके, पिछली बार सिंटैक्स जब समझ रहे थे तो इतना कुछ किया था। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे एक मैं क्या करने वाला हूँ, अभी कुछ नहीं लिखूंगा फिलहाल, यहीं पे बस मैं लिख देता हूँ एक पैराग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं पैराग्राफ टैग खोलूँ और इसमें लिखूँ लोरियम इप्सम लेट से, तो ओके, तो इसको अगर आप सेलेक्ट करके सेव करोगे तो आपका जो भी HTML का पेज होगा वो अपडेट हो जाएगा सबसे पहले, और लेट्स वेट कि अपडेट हो जाए। तो ये जैसे ही अपडेट हुआ तो आपको इतना सारा ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये HTML का पार्ट है। अब जब यहाँ से डायरेक्टली आप CSS के एलिमेंट सेलेक्टर्स की बात करते हो, तो इसके स्टाइल में अगर आपको पैराग्राफ को चेंज करना है उसका कलर, तो सिंपल आप P टैग का यूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे P लिखेंगे और इस तरह से अपना ब्लॉक बना देंगे। ठीक है, अब इस P में जो भी आपको स्टाइल करना होगा, मतलब इस पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए जो आप प्रॉपर्टीज डालोगे और वैल्यूज डालोगे उसके हिसाब से वो कस्टमाइज हो जाएगी। सपोज कि इसका बैकग्राउंड कलर को अगर हम चेंज कर दें ब्लैक से, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इसका कलर कर दे टेक्स्ट के कलर को वाइट। ठीक है, तो कलर अगर हम वाइट रखते हैं और इसको सेव करते हैं फिर से, एंड व्हेन वी विल जस्ट ओपन, जब हम लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो देखो इसका सेलेक्ट करके इसको क्या किया, इसके बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया और इसके कलर को, टेक्स्ट के कलर को वाइट कर दिया। तो ये होता है HTML एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, जो एक एक एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सके। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि CSS एलिमेंट सेलेक्टर, इस सेलेक्टर से डायरेक्ट HTML एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है। तो किसी भी जैसे HTML टैग को आपने डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया, P लिख के, P का मतलब पैराग्राफ। अगर उसी तरह से आपको हेडिंग सेलेक्ट करना होगा तो आप यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था, तो यहाँ पर जो भी आपका लिखा हुआ था H1, ये भी एक एलिमेंट सेलेक्टर ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई क्लास का नाम वगैरह यूज नहीं किया है, कुछ और चीज़ यूज नहीं किया है। तो सिंपल सा है, आपको अगर कुछ सेलेक्ट करना होगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा तो आपका ये तो चेंज हो गया, बट जैसे ही आप दूसरा पैराग्राफ लिखोगे यहाँ से, ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने फिर से एक और पैराग्राफ लिखता हूँ, और इस पैराग्राफ को अगर आप सेव करते हैं तो इसमें भी वही स्टाइल आपको दिखाएगा। ठीक है, इसमें भी वही चेंजेस दिखाएंगे। तो अब इसको ठीक करने के लिए, सपोज करो आप चाहते हो एक कलर को आप दूसरा करो, एक को आप कुछ और कलर दो, तो इस तरह की आपकी नीड हो सकती है, ज़रूरत हो सकता है कि एक पैराग्राफ ब्लू में, एक पैराग्राफ वाइट में, एक पैराग्राफ ग्रीन में। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा कितना पैराग्राफ रखना है, कैसा रखना है। तो इसके लिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें भी इसका भी सॉल्यूशन है। आगे जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि ID से या क्लास से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेलेक्टर जो डायरेक्ट HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो पूरे के पूरे उस HTML डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो जाएगा। राइट, अब उसको चेंज करने के लिए अगर आपको सिर्फ इसको या सिर्फ इसको पर्टिकुलरली सर्टेनली इसको सिर्फ एडिट करना है, इसको स्टाइल करना है, तो आपको इसमें या तो सेलेक्टर्स में सेलेक्टर्स के साथ आपको ID सेलेक्टर्स या फिर क्लास सेलेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब अगर
यहाँ पर अगर आप जाओगे, ये कहाँ गया, नेक्स्ट पेज अगर आप खोलोगे, देखो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है, उस तरह से हमने वहाँ पे करके देख लिया। तो अब हम लोग एक और नेक्स्ट पेज खोलते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसका जो नेक्स्ट पेज है वो ये आपको PDF लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, और आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखो दूसरा जो है वो ID सेलेक्टर है, ठीक है। तो अब यही ID सेलेक्टर क्या होता है कि ID एट्रीब्यूट से हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को यूनिक आईडी देते हैं। अब यूनिक आईडी कहने का मतलब कि नया, अब एक पेज में, एक HTML डॉक्यूमेंट में वो आईडी सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है। यूनिक कहने का मतलब यही होता है। यूनिक मतलब कुछ नया जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है, आइडेंटिकल ना हो आपस में दो तीन चीज़ों, ठीक है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक आईडी आप देते हो, ठीक है, उस एलिमेंट को। उसके बाद आप आईडी की मदद से उसको सेलेक्ट करते हैं एंड देन आपका काम जो है वो आगे होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पैराग्राफ में, अगर ये फर्स्ट पैराग्राफ है, अगर इसमें आप आईडी एट्रीब्यूट लिखो ऐसे करके आईडी, और इसको आप लिख दो para1, ठीक है। अब जब आप para1 लिखोगे तो आपको इसको अब सेलेक्ट करके para1 को आपको स्टाइल करना है, ठीक है। तो P लिखूंगा मैं, यहाँ पे आईडी के लिए हैश लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि आईडी हमेशा यूनिक होता है, हमने यूनिक दे दिया। अब इससे आईडी नेम लिखकर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आईडी नेम लिखकर सेलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ कि आप जब भी स्टाइल में जाओगे, यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखा था, मैंने तो आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो हैश के साथ लिखते हैं, ठीक है, हैश। अब आईडी का नाम क्या था, यहाँ पे देखो आईडी का नाम है para1, ठीक है। तो अब इस आईडी को हम यहाँ पे लिखेंगे para1, ठीक है, para1। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ जो आईडी, ये जो आईडी है जिस पैराग्राफ पर अप्लाई होगा, ठीक है, उसी का कलर, उसी का जो स्टाइल है वो चेंज होगा, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ से, देखो ये पिछले वाला जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला गया। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार पूरा का पूरा पैराग्राफ एलिमेंट सेलेक्ट था। तो आप एक पैराग्राफ लिखो या 1000 पैराग्राफ लिखते पहले, तो आपका सेम जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाता, राइट। अब आईडी की मदद से आपने ये कस्टमाइज कर लिया। अब यही होता है आईडी सेलेक्टर्स। काफ़ी आसान है CSS सीखना। अगर आप इन लैंग्वेज से, ऐसे लैंग्वेज में आप सीख रहे हो, मतलब आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप काफ़ी आसान आपको बना देता है, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स आपका क्लियर कर देता है, राइट। तो आई होप कि आप ज़रूर इसको डाउनलोड करोगे और आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी सेलेक्टर्स हमने समझ लिया। देखो कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। एक एक लाइन पर्टिकुलरली मैं तो आपको बता दे रहा हूँ इजीली, ठीक है। इस सेलेक्टर से आईडी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करते हैं। तो अब आईडी एट्रीब्यूट आपने दे दिया, आईडी यहाँ पे, तो ये जो आईडी है HTML में एट्रीब्यूट बोलते हैं इसको, तो मैंने आपको बता रखा है पहले। तो HTML की आपको अगर देखना है तो आप देख लेना, या फिर आपका HTML अच्छा है तो और अच्छी बात है, आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी जो है ये एट्रीब्यूट है आईडी para1, तो आपने इसको दे दिया, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब अगर इसी आईडी को आप यहाँ अप्लाई कर दो तो फिर से वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। आईडी इक्वल टू, देखो para1, अगर यहाँ पे देखते हैं क्या कर होता है। अगर दोनों आईडी मैंने सेम कर दिया दोनों पैराग्राफ में, तो ये देखो फिर से वही चीज़ हो गया। तो वो आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए, वरना आप जहाँ जहाँ उस आईडी को, जहाँ जहाँ उसके क्लास के नेम को, क्लास भी इसी तरह से काम करता है, उसके क्लास को और आईडी को आप ये करोगे, ठीक है, सेलेक्ट करोगे तो सेम सेम अप्लाई हो जाएगा उस पर, सेम तरह का स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो अब बात आती है कि आखिर आईडी का ज़रूरत आपको पड़ता क्यों है, ठीक है। अगर आपको आईडी का ज़रूरत पड़ता क्यों है इसमें, तो काफ़ी सारा, जब आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, HTML डॉक्यूमेंट आप जब डिजाइन करोगे, कोई पेज, वेब पेज बनाओगे, कोई वेबसाइट बनाओगे, तो उस समय आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत सारा पेज का बनता है। एक वेबसाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पेज से नहीं बनती, ढेर सारी उसमें पेजेस होती हैं, ढेर सारी उसमें इन्फॉर्मेशंस गैदर होते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से दिखाने के लिए, अलग अलग स्टाइल्स करने के लिए आपको आईडी, क्लास, CSS एलिमेंट सेलेक्टर, ये सब का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये आईडी अब एक यूनिक दे दिया आपने। अब अगर वही आईडी आप हर जगह कर दो तो आपका जो सेम तरह का स्टाइल है वो हमेशा यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आईडी से आपका आसान भी हो जाता है कि आपको मान लो कि इसको भी एडिट करना था, इसको भी एडिट करना था, तो आपने दोनों को सिर्फ आईडी लिखा और उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो तीसरा है, आगे हम बढ़ते हैं। आई होप कि आपको आईडी सेलेक्टर समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम बढ़ते हैं इसमें कि एक होगा क्लास सेलेक्टर्स, ठीक है, CSS क्लास सेलेक्टर। अब देखो इसे क्लास एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने में समय यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लास एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करके यूज करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब क्लास का नाम भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अगर वो क्लास का नाम फिर से कहीं सेम हुआ तो फिर से सेम तरह की जो स्टाइलिंग्स है वो उस पर अप्लाई हो जाएंगी, राइट। तो उस तरह का प्रॉब्लम में मत फंसना, ठीक है। वैसे मत आप यूज कर लेना कि सेम जो क्लास है उसको आपने लिख दिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। सपोज करो कि जैसे क्लास कैसे होता है, अब क्लास बनाने के लिए आपको क्लास लिखना पड़ता है। सपोज करो एक और पैराग्राफ मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में
अगर मैं लिख दूं यहाँ से क्लास, और इस क्लास में मैं लिखूं कि माई पैरा, PARA, ठीक है, कैपिटल। अब ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, इसका नाम, तो आप ये ध्यान रखना। अब देखो मैं ये बात कर रहा था कि क्लास क्या होता है और ये यूनिक जो आईडी है इसकी वो क्या होती है। तो क्लास मतलब ऐसा समझो कि एक 10th क्लास का कोई मतलब स्कूल है और उसमें एक क्लास चल रहा है, ठीक है, वो 10 क्लास। तो ऐसे आप बोलते हो 10 क्लास बाहर आ जाओ, असेंबली लाइन में खड़े हो जाओ 10 क्लास, ठीक है, तो पूरा का पूरा 10 क्लास एक बार में निकल जाएगा। अब अगर आपको कोई अंकित है, रोहन है, राहुल है, कोई पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है उसको बाहर लाना है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे क्लास 10 बाहर आ जाओ, नहीं, आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो राहुल रोल नंबर ये है वो बाहर आओ, ठीक है। अगर सेम नाम का कोई 4 बंदा है उसमें, तो आप उसको पर्टिकुलर उसका रोल नंबर से आप उसको बुलाते हो कि रोल नंबर 10 अंकित यहाँ आओ, रोल नंबर 5 राहुल यहाँ आओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको, मतलब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे चीज़ें जनरली होती हैं, राइट। तो इसमें भी उसी तरह की तरीके से होती हैं। अब अगर आपने क्लास को स्टाइल कर दिया और एक और लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब देखना क्या होगा। जो क्लास है, ये क्लास अगर यहाँ पे अप्लाई किया गया है और मैं क्लास यहाँ पे लिखूँ, तो अब इसको क्लास लिखने के लिए क्या लिखते हैं, डॉट लिख के, यहाँ से आप देखो तो डॉट लिख के इस तरीके से क्लास का नेम लिखते हैं। देखो ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे कट कर रखा है ताकि आप कंफ्यूज मत हो। इससे आईडी सेलेक्ट होता है और इससे क्लास सेलेक्ट होता है। तो डॉट क्लास नेम आप लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो डॉट और क्लास का नाम हमने क्या रखा था, तो क्लास का नेम हमने यहाँ देखते हैं, मे भी कहाँ चला गया हमारा, माई पैरा, ठीक है, क्लास माई पैरा। देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई हमारे इसमें, यहाँ पे जो P है यहाँ ऐसे होना चाहिए और ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर। अच्छा 1 मिनट में Ctrl+Z कर लेता हूँ, खुद हट जाएगा। तो और प्रॉब्लम है क्या, नहीं अभी तक ठीक है। तो माई पैरा हमने लिखा एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम डॉट के साथ इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो माई और इस तरीके से पैरा लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसमें हम फिर से ब्लॉक बनाते हैं एक, और इसका लिखते हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है ना वो रेड कर दो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर देते हैं, ठीक है, और कलर टेक्स्ट के कलर को वाइट रखने देते हैं। और इसको जैसे ही आप सेव करोगे और उसके बाद आप देखो तो ये कलर जो है वो जो भी बैकग्राउंड कलर था वो रेड हो गया, और इसका जो ये फ्रंट का कलर है, मतलब टेक्स्ट का कलर है, वो आपका वाइट है, ठीक है। तो अब ये क्लास जैसे आईडी काम किया उसी तरह से क्लास काम कर रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कि सेम क्लास को अगर आप हर जगह अप्लाई कर देते हो ना, इसी क्लास को, सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका जो टेक्स्ट का साइज है उसको चेंज करूँगा, ठीक है। तो अगर इस पैराग्राफ है इसमें अगर आप टेक्स्ट लिखो या फिर फॉन्ट साइज होता है ना, फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज को अगर 16 पिक्सल कर दो और इसको सेव करेंगे हम 16 पिक्सल करके, ओके। तो जो फॉन्ट का साइज अगर हम 16 पिक्सल करते हैं तो ये देखो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, और इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा रहने देते हैं, एटलीस्ट 28 पिक्सल, ठीक है। सेव कर दिया हमने। तो अभी सिर्फ ये वाला क्लास जो है जिस पर अप्लाई हुआ है, ये नीचे वाला पैराग्राफ, उस पर ये अप्लाई हो रहा है। अब आप अगर आपको सब पे यही चीज़ करना है तो आप क्या करोगे, तो इस क्लास को ना आप इसमें लगा दो, ठीक है। इस क्लास को हर पैराग्राफ में लिख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और क्लास इक्वल टू यहाँ पर माई पैरा, ठीक है, माई पैरा, और इसको डबल कोटेशन में अलग कर देंगे। अब जहाँ जहाँ क्लास ये अप्लाई होगा, हर उस, यहाँ पे ध्यान से समझना आप कि जहाँ जहाँ जो आप क्लास अप्लाई करोगे जिस जिस एलिमेंट पर, जिस जिस टैग पर HTML का, तो पर्टिकुलरली वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और उसकी स्टाइलिंग उसके मुताबिक होगी। जैसे ये देखो, ये वाला फर्स्ट वाला पैराग्राफ और लास्ट वाला पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है, वहाँ पे क्लास का नाम दिया तो ये हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह से आप थर्ड वाले मिडिल वाले को भी कर दो, और यहाँ पे अगर आप क्लास लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं माई पैरा, फिर से आपको यहाँ पे यूनिक नाम लिखना है। अगर आप गलत नाम लिख दोगे तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। सपोज करो कि मैं ले किया माई PARA, अब देखो ऐसा हमने नहीं लिखा है, इसको सेव करते हैं तो देखना यहाँ पे कुछ नहीं बदला, ठीक है, राइट। तो आपको ये जो केस सेंसिटिव है ये आपको यही सेम लिखना पड़ेगा। तो माई और पैरा में P कैपिटल जैसे ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लास इक्वल टू अगर मैं लिखूँ यहाँ से माई पैरा और सेव करते हैं फिर से, तो फिर से सारा का सारा जो भी डिटेल्स था, जो भी स्टाइल थी, वो एक हो गया, ठीक है। अब इस तरह से आपने क्लास से पूरे के पूरे उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे ढेर सारी स्टाइलिंग आपको करनी पड़ेगी तो आप क्लास का यूज करोगे। अब पर्टिकुलरली एक एक चीज़ को चेंज करना है तो क्लास नहीं, फिर आप आईडी का यूज करोगे। सपोज करो कि हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं, ठीक है, मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ कि फर्स्ट
इसका जो स्टाइल है, ये बैकग्राउंड जो है वो कलर सबका ब्लैक रखना चाहता हूँ, ठीक है, तीनों पैराग्राफ का कलर मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ। बट ये जो मिडिल वाला है ना, मिडिल वाला ये जो सेकंड नंबर का जो पैराग्राफ है, इसका जो कलर है, कलर टेक्स्ट कलर, इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं ब्लू रखना चाहता हूँ, बाकी का वाइट और बैकग्राउंड ब्लैक रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो अगर आप पर्टिकुलरली एक एक का लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है, और उसमें भी आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत होगा। तो सेलेक्ट कुछ इसी तरीके से करेंगे कि एक क्लास बना लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने माई पैरा बना लिया, अब इस माई पैरा में इसका बैकग्राउंड जो है उसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ से हमने ब्लैक कर दिया और कलर को हमने वाइट रखा है, ठीक है, अभी फ़िलहाल, और इसको सेव करते हैं। तो अब तीनों का तीनों ये हो गया। अब आपको एडिट क्या करना है ये देखो। अब सपोज करो कि इस लाइन को आपको एडिट करना है, ठीक है, इस पैराग्राफ को, सेकंड वाले पैराग्राफ को। तो हम सेकंड वाले पैराग्राफ में जाएंगे, यहाँ से, ये अगर सेकंड वाला मेरा पैराग्राफ है और इसका आईडी देखो, ये पैरा 1 है, और इसको आईडी को अगर हम चेंज कर दें, मान लो कि इसका यूनिक नाम दे देते हैं कि सेकेंड पैरा, ठीक है, सेकेंड पैरा, इस तरीके से। और अगर हम इसको कॉपी कर लें इस आईडी को, क्योंकि यूनिक होना चाहिए, और इसको कॉपी करो आप, इसकी स्टाइलिंग करते हैं नीचे आके, और इसको स्टाइल करने के लिए कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और इसको हैश के साथ, आईडी है तो हैश, और इसको इस तरीके से लिखते हैं, फिर लिखते हैं कलर, और इसको अगर हम ब्लू कर दें, इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। अगर आपको और कुछ इसमें चेंज करना है तो फिर और चेंज कर सकते हो। सपोज करो इसको पहले देख लेते हैं, ये देखो, तो पर्टिकुलरली ऐसा ही है सेम कि हे क्लास, अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो पैराग्राफ को कि माई पैरा, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ चेंज हो जा रहा है पूरा क्लास से। जैसे आप बोलते हो क्लास 10 बाहर आओ, तो वो पूरा का पूरा क्लास 10 बाहर आ गया। अब यहीं बोल रहे हो कि माई पैरा, ठीक है, माई पैरा कलर इक्वल टू वाइट। अब माई जितना क्लास जो एलिमेंट में वो माई पैरा नाम का क्लास होगा, उसका स्टाइल उसके हिसाब से हो जाएगा। और अगर आपको पर्टिकुलरली एक एक चीज़ एडिट करनी है तो फिर आप उसमें आईडी लगाओ और उसके हिसाब से आप ये एडिट कर लो। सपोज करो अब इसको मेरे को बड़ा करना है, ठीक है, अगर इसको मेरे को बड़ा करना है इस टेक्स्ट को, तो अगर आप पैराग्राफ जो माई पैरा है क्लास में एडिट कर दोगे, ठीक है, माई पैरा, अगर इसका आप फॉन्ट साइज को 34 पिक्सल कर दोगे तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है आपको, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो, कि आपको कस्टमाइज चाहिए होता है अपने तरीके से वेबसाइट की, यहाँ पे ये दिखे, यहाँ पे ये दिखे, ऐसा दिखना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग क्लास और आईडी का यूज करते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए तीनों बड़ा हो गया, मेरे को ऐसा नहीं रखना है, तीनों बड़ा हो गया तो मेरे को ऐसा नहीं रखना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ उसका जो बीच वाला है, ठीक है, बीच वाला है पैराग्राफ, उसका हमको चेंज करना है साइज, ठीक है। तो बीच वाले का क्या है, सेकंड पैरा, तो इसके आईडी में अगर हम एडिट कर दें यहाँ से, फॉन्ट साइज इज लेट्स से 36 पिक्सल, और 36 पिक्सल लिखना जरूरी है, एंड सेव करते हैं। जैसे आप 36 पिक्सल लग के सेव करोगे तो देखो बीच वाला बड़ा है और ये ऊपर दोनों सेम आ गया, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, और हमेशा ज़रूरत पड़ेगा कि आप क्लास और आईडी, यही सब तीनों क्लास, आईडी, एलिमेंट, यही 3 चीज़ों का आप यूज करोगे हर जगह, और हमेशा इसी का यूज करते रहोगे। तो समझ गए, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा कि आईडी रोल नंबर की तरह है, आप उस रोल नंबर से उसको कस्टमाइज कर सकते हो, इसमें कुछ एडिट कर सकते हो। क्लास पूरा का पूरा क्लास को एडिट कर देता है, जहाँ जहाँ वो अप्लाई होगा वहाँ एडिट हो जाएगा। अब दोनों आपका जो भी होगा, क्लास का नाम और आईडी का नाम, वो यूनिक होना चाहिए, एक दूसरे से मिलता नहीं होना चाहिए। अगर मिलेगा तो वहाँ पे एरर आ जाएगा और फिर आपका कोड जो है पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो वेबसाइट सेम तरीके से हर जगह सेम चीज़ें अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा कोड क्रैश कर सकता है, ठीक है। तो आप ये इस बात का ध्यान रखना, ओके, यूनिक होता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आगे देखते हैं, एंड लेट्स, तो अब है एक और यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। देखो CSS में एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है स्टार से, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स एक बार में पूरे के पूरे HTML डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट कर दो स्टार लिख के, यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं इसको, स्टार को, तो इसको मगर मैं बड़ा कर दूँ यहाँ से, और स्टार, फिर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, और इस मार्जिन को मैं करता हूँ अगर 100 पिक्सल, और यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड या लेट्स से कि पैडिंग, ठीक है। जनरली मार्जिन, पैडिंग यही सब के लिए यूज होता है, आउटलाइन के लिए ये यूनिवर्सल सेलेक्टर, ताकि आप एक अच्छा सा मार्जिन और पैडिंग का जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ ना हो, ठीक है। अगर 50 पिक्सल का मैं पैडिंग डालता हूँ और इसको सेव करता हूँ, अब ये मार्जिन पैडिंग क्या है आगे हमको समझ में आएगा। तो ये देखो पूरा का पूरा जो सेक्शन है, पूरा HTML का पेज ही है, वो डिफ़ॉल्ट में चला गया, और इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो आपने पहले से कर रखी हैं, वो मार्जिन कुछ इस तरह से तरीके से आपने कर दिया कि 100 पिक्सल हो गया, और पैडिंग जो है वो 50 पिक्सल हो गई, जी, जो भी हमने यहाँ पे डेटा डाला था, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो लेट्स से कि
20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो देखो ये हर जगह जो मार्जिन है हर एलिमेंट में वो 20 पिक्सल की आपकी मिल गई। तो इस तरीके से आपको चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स एक ही बार में पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता है। अगर देखो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यूनिवर्सल सेलेक्टर्स में, तो आप जैसा कर रहे हैं वैसे ही आप कर दो, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप कर दो। आगे जब आप एक लाइव वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट प्रोजेक्ट अगर आपको बनाओगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इसी को ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, और इसमें कुछ नहीं होता है। और यूनिवर्सल सेलेक्टर हमेशा इस स्टार से लिखते हैं उसको, यूनिवर्सल सेलेक्टर्स का यूज करते हैं, और फिर बस यही होता है और कुछ नहीं। यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखा है, ठीक है। फिर होता है ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। अब जैसे बारी आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ही चीज़ को आपको 4 बार ना लिखना पड़े, ठीक है। सेम चीज़ें अगर आपको करनी है पैराग्राफ में भी, हेडिंग्स में भी, पैराग्राफ में भी, तो आप उसको ग्रुप बना देते हो। और ग्रुप बनाने के लिए कुछ करते नहीं है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे इन पैराग्राफ्स को मिटा देता हूँ, ठीक है। इन सारे पैराग्राफ्स को अगर मैं मिटा दूँ और यहाँ पर हम लिखें, एक H1 लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एक H2 और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज H2 हेडिंग, ठीक है। और एक लिखते हैं H3 एंड फिर से लिखते हैं दिस इज H3 हेडिंग, ठीक है। एक लिखते हैं H4, ठीक है, H4, और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज H4 हेडिंग, और एक लिखते हैं पैराग्राफ, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखते हैं और इसमें फिर से लिखते हैं लोरियम, और इस लोरियम का पूरा सेंटेंस आ जाएगा। अब लेट्स से कि आपको जो H1 लिखा हुआ है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में भी किया हुआ है, ठीक है। पहले तो मैं इस CSS सेलेक्टर्स में ये सबको कर दूंगा 0 0, ठीक है, मार्जिन 0, पैडिंग भी 0। अब सेव करके देखो कैसा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा एक में चिपक गया, ठीक है। तो अब देखो ये जो दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज है, राइट। अब H1 कहाँ है इसमें, देखो आप ढूंढो, H1 में मैंने कहीं लिखा होगा, ठीक है। ये H1 है। अब इसका कलर को हमने चेंज किया और बैकग्राउंड कलर को भी चेंज किया। तो लेट्स से कि अब आपको इसको क्या करना है, H2 में भी आप चाहते हो, H3 में भी चाहते हो, H4 में भी चाहते हो, तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो आप एक तरीका ये कर सकते हो कि आप क्लास बना लो, ठीक है। एक तरीका हो सकता है आप क्लास बना लो या ID बना लो, या एक तरीका ये हो सकता है कि आप ग्रुप कर दो। तो दूसरा अगर आपको ग्रुप करना है तो H1, H2, H3, H4 और एक P, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जितना भी आपने सेलेक्ट किया है, देखो सारा का सारा पूरा वही जितना था मेरा सारा सेलेक्ट हो गया एक ग्रुप में, ठीक है। तो आप यही नहीं करके आप एक क्लास बना सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लास कैसे बनेगा तो मैंने आपको बताया, सपोज करो कि क्लास एक बना देते हैं, ठीक है। अब उस क्लास का भी यूज आप दोबारा से देख लोगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं H1 क्लास H1 क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, ठीक है। इस हेडिंग को हमने कॉपी कर देना है, ठीक है, कॉपी पेस्ट, और ये हेडिंग का नाम भी, पैराग्राफ में भी क्लास हम हेडिंग अप्लाई करते हैं। अब जाके यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि इसको डॉट क्लास ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हेडिंग अगर हम इस तरीके से लिख दें और इसको सेव करें तो देखना फिर से वही चीज़ रहेगा, राइट, क्योंकि यही चीज़ अप्लाइड है। अगर इस पर आपको और अच्छे से देखना है तो इसका बैकग्राउंड कलर को आप ब्लैक कर दो, ठीक है। इसको सेव करो, ठीक है। देखिए ये जो पूरा का पूरा बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ब्लैक हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि आपने क्लास अप्लाई किया। बट आप क्लास का यूज क्यों करोगे, यहाँ पे आपको काफ़ी लंबा कोड लिखना पड़ेगा। देखो इसकी क्या ज़रूरत है, अभी क्लास की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब H1 H2 वो छोटे छोटे लाइन से, छोटे छोटे टेक्स्ट से जब आपका काम हो जा रहा है तो आप फालतू का इतना सारा कोड क्यों करोगे। कोड देखो, कोड आसान रखते हैं, ठीक है। जब भी कोड करते हैं ताकि कोई उस पर काम करे, अगला बंदा तो उस पर काम करे, आप ही कभी देखो तो उस कोड को, स्ट्रक्चर को पूरे अच्छे से समझ जाओ कि हो क्या रहा है, कोड में क्या क्या चीज़ें काम कर रही है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग कोड को लिखते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है ताकि आपका कोड मेंटेन हो सके। आगे फ्यूचर में जब आप एक वेबसाइट बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा कोड हो जाता है, 1000, 5000, 6000 लाइन्स का भी कोड चला जाता है। तो उस वक्त आपके कोड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए कि आप आसानी से मेंटेन कर सको। एक फ्लेक्सिबल कोड होना चाहिए, ठीक है। तो फालतू का ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दें, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहाँ पे मैं कोड को शॉर्ट रख सकता हूँ और अच्छे तरीके से उसको रख सकता हूँ, ठीक है। तो जो क्लास हम लिख रहे थे ये मेरे को फालतू लग रहा है, ठीक है। मेरे को लग रहा है क्लास भी लिखना पड़ रहा है, इक्वल टू भी, फिर इसका ये भी लिखना पड़ रहा है, इतना सारा ध्यान कौन रखे, ठीक है। इतने ये नहीं करता है। आसानी से हमने क्या कर रखा था पिछली बार कि H1 H2 H3 H1 4 को पूरा का पूरा एक ग्रुप बना रहे थे और वहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे थे, राइट। तो ये होता है
तो ये होता है आपका सेलेक्टर्स। और आई होप कि सारे का सारा सेलेक्टर्स ख़त्म हो गया। अगर आपको कुछ और दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख लेना अपने नोट्स में, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक। एंड अगर आपको फिर से कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वापस से मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। एंड फिर मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और सेलेक्टर्स हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है, आगे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।